हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वैक्यूम में एग्जिट नहीं कर सकती, हवा में एग्जिट नहीं कर सकती। उसके लिए प्रॉपर एक इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है। और इन्वायरमेंट में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, और इन्हीं चेंजेस को देखने के लिए कि क्या चेंज हो रहे हैं हमारे बिज़नेस के लिए सही है या नहीं है, क्या हमारा बिजनेस इस सब में ग्रो कर पाएगा, वही सब देखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं। इसलिए नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिट इन ए वैक्यूम, इट डिजर्व इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। द चेंजेस इन कस्टमर टेस्ट, सप्लायर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल कंडीशन, इंटरनेशनल कंडीशन एटसेट्रा have profound effect on the business policy and strategy. Therefore, scanning of the business environment is one of the most sensitive area from any top management point of view. Once the mission and objective are decided, the next step for management is to scan the environment in which the organization हैज़ टू ऑपरेट। यानी कि एक बार हमारा जो मिशन टारगेट और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों डिसाइड होने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप यही बनता है कि हम इन्वायरमेंट को स्कैन करें, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया कि हमें ये प्राप्त करना है। अगर हमने इन्वायरमेंट ही नहीं देखा, क्या उसमें वो स्टेबल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं स्टेबल कर पाएगा। तो स्कैनिंग होता क्या है? दैट इज़ मीनिंग ऑफ स्कैनिंग। इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। एक बार स्कैन करके हम बिज़नेस को छोड़ नहीं सकते उसी के, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल कंडीशन है, इंटरनेशनल कंडीशन है, कस्टमर का टेस्ट है, वो टाइम के साथ साथ में चेंज होता रहता है। इसीलिए हमें बार बार बिजनेसमैन को जो है वो एनवायरनमेंट स्कैन करना ज़रूरी होता है। Environment scanning is used as a overview of wide range of phenomena in the environment project, usually in a time period beyond the typical formula planning range, and designed to stimulate thinking of managers and staff about potential event that will have an important impact on company's affair। यानी कि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो इन्वायरमेंट की स्कैनिंग है वो करनी ही करनी पड़ती है। बार बार टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड हमारा दे दिया होता है कि 6 महीने के बाद में जो कस्टमर का टेस्ट है लगभग टोटली चेंज हो ही जाता है। तो उस हिसाब से बार बार हम स्कैनिंग करते हैं। तब स्कैनिंग तो करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी क्यों है? तो नेक्स्ट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन बिजनेस। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो हमारी जितने भी रिसोर्सेज हमने लगा रखे हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंटेंट मॉनिटरिंग ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में हमें बाहर की जानकारी रहेगी। कस्टमर का टेस्ट कितना चेंज हो रखा है, कितना चेंज, क्या क्या चाहते हैं कस्टमर। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एनवायरमेंटल एनालिसिस, यानी कि जो बाहर के और बिजनेसमैन है वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि हम किस किस अवसर पे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या कौन से सीज़न में हमारा जो बिज़नेस है वो डाउन जा सकता है। यूज़फुल फॉर मैनेजर्स के लिए यूज़फुल क्यों है? क्योंकि मैनेजर्स सिर्फ यही देखते हैं ना कि कौन से सीज़न में उनको फ़ायदा होगा, अपॉर्चुनिटी क्या होगी, उनकी थ्रेट क्या। अगर उनको पहले से पता होगा तो वो अपनी अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। फैक्टर्स जो कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हमको ध्यान रखते हैं वो क्या है? इवेंट क्या होता है? किसी भी इन्वायरमेंटल सेक्टर में जो इवेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि पटाखों का बिज़नेस है, वो सिर्फ दिवाली के सीज़न में चलेगा, उसके लिए प्रॉपर ओकेज़न है ना ये, मतलब और जो भी फेस्टिवल्स हैं उनमें चल सकता है, लेकिन जैसा दिवाली में चलेगा वैसा उन और फेस्टिवल्स में नहीं चल पाएगा, तो उसको हम इवेंट बोलते हैं। ट्रेंड, आजकल ट्रेंड क्या चला हुआ है? अगर हमारा क्लोथ्स का बिज़नेस है तो हम पहले ये देखें कि कस्टमर का टेस्ट क्या है, वो किस ओर जा रहा है, और उसी के अनुसार अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। इश्यूज़ और इवेंट और ट्रेंड को दोनों को कंपेयर करेंगे कि इवेंट हमारे पास में प्रॉपर इवेंट क्या है, और उसके ऊपर हम ये ट्रेंड यूज़ कर सकते हैं। तो जो बीच में प्रॉब्लम्स आती है वो सब हम इश्यूज़ के अंडर लेते हैं।
नेक्स्ट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। कुछ एक कस्टमर हमारे जो होते हैं रेगुलर कस्टमर जिनको हम बोल सकते हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी जितनी भी महत्वाकांक्षी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना, ये सारा का सारा हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आता है। अब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर हमने क्या क्या आता है वो पता चल गया। अब हम इसमें स्कैन कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स बोल दो, अप्रोचेस बोल दो जो कि इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के लिए ज़रूरी हैं, तो क्या क्या लागू करेंगे, चलो देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अप्रोचेस टू इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। हमारे पास में 3 अप्रोच हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड सेकंड इज़ एड हॉक अप्रोच, एंड थर्ड इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच। नाउ फर्स्ट सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली होएगी। इन्फॉर्मेशन है हमारी, जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन के जो भी जितने भी साधन हैं वो सारे एक सिस्टमैटिकली अपना पूरा मतलब कि ऐसे सिस्टम के हिसाब से ही उनको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होएगी वो ही आगे तक पहुंचाएंगे। इसमें किस किस के अनुसार इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मार्केट्स एंड कस्टमर्स, चेंजेस इन लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन दैट हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। यानी कि सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी बिजनेस के लिए क्या होता है, कस्टमर इम्पोर्टेंट होता है। अगर उस कस्टमर को जो हमारा प्रोडक्ट है वो पसंद ही नहीं आया तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी स्कैनिंग का फ़ायदा ही क्या। इसलिए सारी स्कैनिंग हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए करेंगे, उसका टेस्ट किस में है, वो प्रेफरेंस किसको दे रहा है। इसलिए सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि सब कुछ इस अप्रोच में सिस्टमेटिक ढंग से होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी ध्यान में रखा जाता है कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी फॉलो हों, यही सब कुछ। नेक्स्ट इज़ एड हॉक अप्रोच। इसमें स्पेशल सर्वे किया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर के सर्वे किया जाता है। जो अपने बिजनेसमैन होते हैं वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ भेज देते हैं सर्वे के लिए, और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आता है उसको स्कैन कर करके अपने जो आगे का प्रोडक्ट है वो फाइनल करते हैं। थर्ड इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म अप्रोच, सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज। यानी कि जो भी हमारे पास में डाटा अवेलेबल डाटा होता है, जैसे कि बर्थ रेट, रेपो रेट, ये वगैरह ये होते हैं, तो यानी कि ये फिक्स होते हैं। एक बार गवर्नमेंट ने जो भी सर्वे किया तो हम वही उठा के और उसी के हिसाब से जो अपना प्रोडक्ट है वो फाइनलाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इट इज़ ए प्रोसेस टू अप्रेज द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट फेस्ड इन्वॉल्व। यानी कि जो हमारी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, किस में हमको फ़ायदा होएगा, किस में हमको नुकसान होएगा, वो सब कुछ डिसाइड करना। वो किसके हिसाब से डिसाइड होता है, दैट इज़ टू बी अवेयर ऑफ द फैक्टर्स दैट इफ़ेक्ट इन्वायरमेंटल अप्रेजल। यानी कि सबसे पहले हमको फैक्टर देखने पड़ेंगे जो कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करेंगे। टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स टू स्ट्रक्चर द रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल अप्रेजल। यानी कि एट लास्ट में हम इन्वायरमेंट स्कैन करके और हमारा जो रिजल्ट है वो डिसाइड करेंगे। देन वो फैक्टर्स है क्या क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वायरमेंटल अप्रेजल। इसमें 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्टली है रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। सबसे पहले सीज़न ही देख लो आप, गर्मी सर्दी दोनों में अलग अलग तरह के कपड़े डालते हैं। ये तो नहीं कि हम गर्मियों वाले हैं वो सर्दियों में ऐसे डाल के, और जो सर्दियों वाले कपड़े हैं वो गर्मियों में डाल के निकल लेते हैं, अलग अलग होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले इन्वायरमेंट को भी देखना ज़रूरी है। Which will affect the appraisal will depend upon the nature of the environment, which in turn would depend upon its complexity, flexibility, hostility and diversity। यही कहने का इसका यही मतलब है कि हमको सीज़न देखना है, सीज़न के हिसाब से अपने बिजनेस को आगे ग्रो करना है। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या, जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, वो किस चीज़ में का बिजनेस कर रहा है। दैट डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट नेचर ऑफ बिजनेस, एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ इट्स मार्केट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इट प्रोवाइड। यानी कि किस तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड इज़ फैक्टर रिलेटिंग टू द स्ट्रेटजीज़ कॉरपोरेट। इसमें 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजीज़, यानी कि पूरा का पूरा कॉरपोरेटिव ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये होता है। नेक्स्ट इज SBV लेवल स्ट्रेटजीज़,
यानी कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि इस साल हमको हमारी टारगेटेड सेल जिसको बोलते हैं, टारगेटेड सेल हमारी इतनी होनी चाहिए, वो भी स्पेशल है ना। तो उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए जो भी हमारी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती है वो सब कुछ इसमें SBV में आती है। नेक्स्ट इज फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। The ultimate success of the SBU level strategy will depend upon, among the other things, on the effectiveness with which it translated to management function like marketing, finance, production। यानी कि इसके कहने का मतलब है जो हमने डिसाइड किया था स्पेशल ऑब्जेक्टिव, उस स्पेशल ऑब्जेक्टिव कोई बात किया तो पूरा नहीं हो गया, ऐसे थोड़ी होएगा। उसके लिए भी हमको फाइनेंस की ज़रूरत होएगी, प्रॉपर मार्केटिंग की ज़रूरत होएगी, प्रोडक्शन की। यानी कि सेकंड वाली स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो हमारी थर्ड स्ट्रेटजीज़ हैं वो अपनानी पड़ती है फंक्शनल लेवल की। इसका फोर्थ फैक्टर है फैक्टर रिलेटिंग टू द स्ट्रेटजिस्ट, यानी कि उस प्रॉपर पर्सन के ऊपर। पहले हमारी स्ट्रेटजीज़ थी, इसमें स्ट्रेटजिस्ट है, यानी कि इसमें हम उस पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि हमारे जो स्ट्रेटजीज़ बनाएगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा। The person who formulate the strategies play a central role in the appraisal. The factor relating to strategies as follow: age, education and experience। सबसे पहले एज क्या होगी, उसकी एक्सपीरियंस और उसकी एजुकेशन, उसका मोटिवेशनल लेवल क्या होगा। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू विथस्टैंड द टाइम प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में वो कैसा हमारा जो है डिसीज़न लेता है, यही सब कुछ इसमें आता है। अब हमने फैक्टर्स तो पता कर लिए क्या क्या है, अब इनको दोबारा से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर प्रॉपर स्ट्रेटजीज लागू करके अपने बिजनेस को ग्रो करना। नेक्स्ट सेकंड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। To identify the most environmental factor, we have to test each factor with regard to its impact on the business of the organization, the relative probability of their impact on business। शुरू में अगर ये फैक्टर हमें कोई फैक्टर मिला है कि ये बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम उस फैक्टर को उठा के हम ये देखें कि कितना इसने इफ़ेक्ट किया है और जो आगे भी इफ़ेक्ट करने की संभावना कितनी है। फर्दर इन्वायरमेंटल स्कैनिंग leads to the identification of may issues affecting business which could be classified। यानी कि क्या क्या issues इसमें आते हैं। फर्स्ट इज़ क्रिटिकल इश्यूज़, ये मोस्टली हाई लेवल जो टॉप लेवल होता है बिजनेस का, टॉप लेवल डिपार्टमेंट, वही इन सब इश्यूज़ को जो देखता है। विच आर मोस्ट लाइकली टू हैव ए हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिटिकल इश्यूज़। सेकेंड इज़ हाई प्रायोरिटी इश्यूज़। हाई प्रायोरिटी इश्यूज़ जो हमारा मिडिल क्लास से मिडिल लेवल से जितने भी इश्यूज़ हमारे मिडिल लेवल के होते हैं, उनसे जो भी इशू होएगा, अगर वो टॉप लेवल ने हम ये बोल दिया कि हमको ये प्रॉपर प्लानिंग कर दी, कोई डिसीज़न आगे लेके गए और बोल दिया कि ये करना है, लेकिन मिडिल लेवल को लगा कि या इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जो प्रॉब्लम उन्होंने ढूंढी है वो हमारी जो हाई प्रायोरिटी इशू माना जाएगा। थर्ड इज़ लो प्रायोरिटी इशू। ये सब कुछ जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेकंड ने भी अप्रूवल दे दी, फाइनली वो जो रूल था वो हम लो लेवल के एम्प्लॉयज़ के पास में आ गया कि ये रूल जो हमारा फॉलो करवाना है। तो उस रूल के ऊपर फिर उन्होंने कोई आशंका जता दी कि ये ऐसे नहीं हो सकता, हम ऐसे नहीं कर सकते, तो वो जो इशू होएगा वो लो प्रायोरिटी इशू माना जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है स्ट्रक्चरिंग द इन्वायरमेंटल अप्रेजल। उसको स्ट्रक्चर कैसे देंगे। हमने इन्वायरमेंट की स्कैनिंग कर ली, फैक्टर्स देख के उनका सॉल्यूशन निकाल लिया, अब उसको स्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर उसका ढांचा कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे पास में दो जो स्ट्रेटजी वो हैं, दो मेथड्स बोल सकते हैं हम। फर्स्ट है ETOP, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। ETOP मतलब इन्वायरमेंटल ट्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ETOP इसमें प्रोसेस सबसे पहले इन्वायरमेंट को डिफरेंट स्टेटेज में, सेक्टर्स में डिवाइड करेंगी, उसको एनालाइज करेंगे। जो सेक्टर्स हमने डिवाइड किए थे, जैसे कि हरियाणा को हमें एनालाइज करना है, तो हम पहले इसके जो स्टेट है वो देखेंगे। अब स्टेट को फिर से बांट दिया, इसके सब सेक्टर बना दिए।
डिस्ट्रिक्ट में आ गई, विलेजेस में आ गई। तो उन सबको एनालाइज करने के बाद में समरी तैयार करना, ये सारा ईटीओपी में आता है। अब इसके जो बेनिफिट है, फ़ायदे या फिर यूँ बोल सकते हैं क्या फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं इसकी। एक तो हमको पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि क्या मेथड है, कैसे यूज़ करना है और कितना हमारा फिट, यानी कि एक एस्टिमेशन हो जाता है हमारा ईटीओपी प्रोसेस के बाद में कि हमारा जो बिज़नेस है वो कितना दौड़ेगा। नेक्स्ट इज स्वॉट, यानी कि बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा स्वॉट को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस हमारा कितनी मजबूती के साथ में, किस काम को कितनी मजबूती के साथ में करेगा, उसकी वीकनेस क्या होगी, यानी कि इस लेवल पे जाके हम थोड़ा सा नीचे जा सकते हैं। उसकी बेटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि वो एक ओकेज़न देखेगा कि हाँ इस ओकेज़न पे हमारी जो सेल्स है वो ज़्यादा होएगी और इस ओकेज़न पे हमारी सेल कम होएगी, जो कम होएगी वो हमारा थ्रेट होएगा और उस थ्रेट के अंदर हमारा जो बिज़नेस है वो कैसे हमको ग्रो करवाना है, क्या स्ट्रेटजीज़ लेके आनी है, एटसेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ 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 स्टूडेंट पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।